दो बातें दिखानी पड़ेंगी। सर बेसिस के उनका मैसेज कुछ आ रहा है। सर आप लास्ट वन का थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए, मुझे क्लास मिस हो गई थी। कोई बात नहीं बहन, 2:30 बजे वाले में सब रिपीट हो जाएगा। सर आप उसमें आगे आगे कहीं तो करवा रहे हैं, आपने उसमें रिवीजन नहीं करवाया अभी स्टार्ट। अब करवाएंगे बहन मेरी। यस सर। बोला हमें 7:30 बजे शाम। ये कब है? तो अंशिता क्या परेशानी है बता जरा। सर लास्ट वन का मिस हो गया था, मैं लिख भी नहीं पाई अभी उससे, तो आप हल्का सा ब्रीफ कर दीजिए, फिर आप शायद उसी से रिलेटेड करवाएंगे ना आज क्वेश्चंस, तो नहीं नहीं, समझ कैसे। उसका कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन तो केवल दो परिभाषाएं जो पहले पढ़ाई थी, एल आई और ये एल डी, और उसके क्वेश्चन पढ़ाएंगे। उसका कोई रिलेशन नहीं है, ना उसके कोई क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहो। 2:30 बजे वाले बैच में वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, यस क्योंकि सर। 2:30 बजे वाले बैच में सब कुछ होता है। ठीक। यस और केआरजी का सर आप थर्ड पेपर कब स्टार्ट करेंगे। कि आरजे के थर्ड पेपर किसको पढ़ाएं? एक लड़की की फीस जमा है, मिस ये आयुषी से मैं भी सक्सेना। डिपॉजिट कर दूंगी। एक बच्चे के लिए तो अभी बैच शुरू करेंगे नहीं। सर साक्षी का भी हो गया आज। साक्षी तो उसे बताना तो पड़ेगा, हमें बता ही नहीं उसने। में सर मैंने मैसेज कर दिया था आपको, उसकी फोटो भी सेंड कर दी थी। अच्छा, देख लेंगे बहन मेरी। तो आयुषी एक बात बताओ, तुम धोखे से, यस सर। तो तुम्हें अगर ये पूछा जाए बेसिस प्रूफ करने के लिए कौन सी दो बातें चाहिए, यस सर। तो क्या नाम लोगे? सर वो क्या नाम लीनियरली, लें? सर लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और स्पांस करना चाहिए। अच्छा आयुषी, तो मैं एक बात पूछ रहे हैं, देखो तुम जवाब दे पाती हो कुछ की नहीं दे पाती हो। ऐसे एक लाइन है कि क्या नाम लें कैसे कहें उनसे कैसे हम मिले, तो ये कौन सा गाना है जिसमें ऐसा पूछा, ऐसा बोला गया है? बोलो। सर क्या पता नाम नहीं। लें कैसे कहें उनसे कहाँ कैसे हम मिले, ऐसे कुछ है गाना? सर मैंने तो नहीं सुना, होगा पता नहीं। कोई बता पाएगा उसको 10 रुपए देंगे अभी, हार्ड कैश। शांत, सर बता क्या? पाओगे? तो क्या सर? क्या नाम लें कैसे कहें उनसे कहाँ कैसे हम मिले, ऐसे ही कुछ है, थोड़ा हमें भी भूल रहे हम तो सुनते ही नहीं है। इंस्टाग्राम पे, हैं। इंस्टाग्राम पे मिल लो। क्या क्या, किस गाने के बीच की लाइन है ये बताओ। सर ये नहीं पता, ये तो सर गूगल कर लेते हैं अभी। क्या लाइन थी सर, क्या लाइन थी? हेलो। क्या नाम लें कैसे कहें उनसे कहाँ कैसे हम मिले। सर्च करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग आज, और सब लोग इसको थोड़ा पक्का करना क्योंकि भूल बहुत जाते लोग इसे। ये साहिल मिला? नहीं सर, ढूंढ रहा रोजा पिक्चर है, रोजा। रोजा पिक्चर में एक गाना है, उसके बीच में ये लाइन है। आप तो पिक्चर के गाने सुनते, ये सब कहाँ हो? नहीं हम कभी, ये तो मैं अब तो देखो घर में भी बैठे हैं, घर में पूछ सकते हो, मैडम से पूछ सकते हो। कभी पिक्चर नहीं देखते, कभी टीवी हूँ नहीं सर। देखते, कभी। और रोजा तो तमिल की मूवी है सर।
उसके गाने क्या सुन लिए सर आपने? क्या तमिल कह की रहे हैं? मूवी है सर पूरा। क्या है? छोड़ो सर, यहाँ साउथ की मूवी है। सर ये दिल कहता है उनसे चल मैं। साउथ की नहीं है, अपने देश की है। अच्छा, साउथ ऑफ विदेश में नहीं आता। नहीं, हिंदी में है भाई साहब, हिंदी में। बड़ा सुंदर ए आर रहमान का म्यूजिक है। हमारा सबसे फेवरेट म्यूजिक है यही, रोजा और ताल। ये दो मूवी का जो म्यूजिक सुनोगे ना तो मजा आएगा तुम्हें। ऐसा लगेगा कि कितने बार, 4 बार भी सुन लो तो कोई दिक्कत नहीं है। आज सुनना जरा साहिल पे बताना, ठीक है? तो देखो एक क्वेश्चन है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बार आ भी चुका है। शांत देखो क्या लिखा है कि सिद्ध करो कैपिटल एस कर्ली ब्रैकेट में दो एलिमेंट है, ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी। सी कैपिटल है, ब्रैकेट में आर कैपिटल है, सी आर का आधार होता है यदि और केवल यदि ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0। तो सिविका इस क्वेश्चन का मतलब ये है बेटा कि एस बेसिस तभी होगा जब ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0 होगा, और अगर ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0 होगा तो बेसिस नहीं होगा। तो सिविका बता, बेसिस होने के लिए हमें कितनी बातें दिखानी पड़ती हैं? सर बेसिस के लिए 2 बातें दिखानी पड़ेंगी। पहले एस को एल आई दिखाएंगे, फिर हम ये दिखाएंगे कि एस सी आर को स्पांस कर रहा है, मतलब उसे जनरेट कर रहा है। इस एस का एक एलिमेंट, वो सी आर का एक एलिमेंट लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये दिखाएंगे सर। कि वो एस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस हो सकता है, ठीक है? हाँ सर। तो नंबर 1 लिखो। हिंदी में क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि समुच्चय कैपिटल एस इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी सी आर का आधार है यदि और केवल यदि ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0। तो ये दिखाना कि एस बेसिस तभी होगा जब ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0 हो। प्रूफ लिखो और नंबर 1 डालो। एस इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। तो नंबर 1 लिखो, एस रैखिकता स्वतंत्र समुच्चय है। तो एस को स्वतंत्र दिखाने के लिए सिर्फ स्केलर a1 a2 लेके चलेंगे और ये दिखाएंगे कि a1 a2 स्केलर इस प्रकार हैं कि उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 तभी होगा जब a1 और a2 खुद 0 हो। ये तो दिखाना सिर्फ। यस सर। तो देखो एस रैखिकता स्वतंत्र है। देखो माना a1 a2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर सच दैट, माना a1 a2 बिलोंग्स टू आर इस प्रकार है कि a1 इंटू पहला वेक्टर प्लस a2 इंटू दूसरा वेक्टर इक्वल टू में 0 लिखना है। ध्यान ये देना सिविका, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जो 0 होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में वो 0 प्लस आयोटा 0 होता है, ठीक है सिविका? यस सर। ये जो 0 है ये 0 कॉम्प्लेक्स नंबर का है, सी का है। सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक? तो जो कांस्टेंट है वो a1 वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सॉरी वो रियल नंबर है। कांस्टेंट फील्ड के होते हैं या रियल नंबर के होते हैं। तो a1 a2 रियल नंबर है, लेकिन जो s है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम ये दिखाएंगे कि ये वैल्यू 0 तभी होगी जब ad माइनस बी सी इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है सिविका? तो सिविका a1 का पूरे में मल्टीप्लाई कर लो, हाँ a2 का सर। पूरे में मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई करके सिविका 2-3 लाइनें बढ़ा लो। फिर हमें ये बताओ कि उसका रियल पार्ट कितना आ रहा है और इमेजिनरी पार्ट कितना आ रहा है। क्योंकि आपको यस। पता है कॉम्प्लेक्स नंबर हम 2 तरह से लिखते हैं, रियल प्लस इमेजिनरी। तो a1 का पूरे में मल्टीप्लाई करो सिविका, यहाँ पे a2 का पूरे में करो, फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में बता दो कितना आ रहा है। तो कुछ ऐसा लग रहा है हमें कि a1 a आएगा प्लस a2 c आएगा सर ये आपका- प्लस इमेजिनरी पार्ट a1 b आएगा प्लस हाँ a2 d ये- आएगा इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0, हाँ सर। ठीक? तो सिविका इस तरह से हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके 2 लाइनों में बढ़ा लेना। यस 2 सर। लाइनें बढ़ा के रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लो। तो रियल पार्ट में ये हो गया और इमेजिनरी पार्ट में ये हो गया। तो देखो सिविका इक्वल टू में क्या लिखा है?
So 0 plus iota 0. तो अगर हम कंपेयरिंग करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते सिविका, तो हाँ, हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा हमें? तो सर मिलेगा A1A plus A2C is equal to 0 और दूसरा मिलेगा A1B plus A2D is equal to 0. तो देखो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, देखो वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर अब सिविका तुम्हें जो हम पूछने वाले हैं वो पीछे की बात है, जहां पढ़ चुके हम वहां की बात है कि अगर हम ये जानना चाहते थे कि A1 A2 की वैल्यू 0 है या 0 नहीं है तो उसके लिए कॉफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते थे। तो आप Yes बता sir. पाओगे यहाँ कॉफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगा? कॉफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ दीज इक्वेशंस इन सर यहाँ समीकरणों पे, का, हाँ सर यहाँ पे बनेगी 2/2 की बनेगी। ए और बी लिखेंगे कॉलम में और दूसरे कॉलम में लिखेंगे सी और डी। यही मिलेगा। हाँ सर। अब तुम्हें ये और बताना है या कोई भी जिसको पता हो वो बता दे कि अगर कॉफिशिएंट मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू हम निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या होता है, और नॉट इक्वल टू 0 आए तो क्या होता है? सर इक्वल टू 0 में उसकी रैंक n से कम होगी और वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा और नॉट इक्वल टू 0 में रैंक n के बराबर होगी और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो तुम्हें इंडिपेंडेंट दिखाना है या डिपेंडेंट दिखाना है? हमें तो इंडिपेंडेंट दिखाना है। तो इंडिपेंडेंट होने के लिए डिटर्मिनेंट ए कितना लिखना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये बताना है कि एस एल आई है या A1 और A2 के मान 0 दिखाने हैं तो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यस सर। तो लिखो जरा, लिखो लिखो फॉर जीरो सॉल्यूशन, शून्य हल के लिए, शून्य हल का मतलब है कि A1 और A2 दोनों 0 हो। फॉर जीरो सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, तो शून्य हल तब निकलता है जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं है और अशून्य हल तब निकलता है जब डिटर्मिनेंट 0 है। तो हमें चूंकि एलआई दिखा रहे हैं मैथ्स को, तो हम लिखेंगे फॉर जीरो सॉल्यूशन, शून्य हल के लिए डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ए का मतलब है ए सी बी डी नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ए सी बी डी नॉट इक्वल टू 0 है सिविका, तो डिटर्मिनेंट खोलने पे हमें क्या मिलेगा? सर मिलेगा AD माइनस BC। एडी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0। इसका एस एल आई तभी हो सकता है जब एडी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू कितना हो, 0। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। तो लिखो नीचे, यहां तक पहले पहुंच जाओ कि ये जो इक्वेशन है ये A1 A2 को 0 तभी दिखा पाएंगे जब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 हो। अंशिता कुछ पल्ले पड़ रहा है? हाँ सर, सब समझ आ रहा है। ये क्वेश्चन एक आ सकता है अंशिका यहाँ से, चाहे वो LILD का क्वेश्चन आए चाहे वो बेसिस का है, दोनों में से किसी का एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सर इसको यस हिंदी सर। में कैसे लिखेंगे? इसलिए ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ दीज इक्वेशन। अरे गुणांक आव्यूह, इन इन समीकरणों का गुणांक आव्यूह पहले भी लिख चुके, भाई साहब कई बार पढ़ चुके हैं। नहीं तो इन समीकरणों का गुणांक आव्यूह ए इक्वल टू ए सी बी डी। अब शून्य हल के लिए डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, तो शून्य हल तब होगा जब उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 ना हो। इसका मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट बना लो, तो डिटर्मिनेंट ए सी बी डी को खोलेंगे तो ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि एस एल आई तभी होगा या A1 और A2 0 तभी होंगे जब ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0। तो नीचे लिखो देयरफॉर A1 equal to 0, A2 equal to 0 only when AD minus BC not equal to 0।
तो A1 और A2 0 तभी होंगे, शून्य हल तभी होगा जब डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 अर्थात AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0, तब A1 और A2 A1 इक्वल टू 0 A1 इक्वल टू 0 केवल तभी होगा या केवल तभी संभव होगा जब AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0। तो अगर AD माइनस BC 0 नहीं है तो हम कहेंगे कि ये नॉन जीरो सॉल्यूशन है। कैसा सर सॉल्यूशन देयरफॉर है? के बाद फिर से बोल दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। कहाँ पे लिखा देयरफॉर? सर जो देयरफॉर वाली लाइन थी आपने बोली थी। कहीं नहीं है देयरफॉर, तो यहाँ लिखा था, उसके बाद तो कहीं देयरफॉर नहीं लिखा है। क्या सुनती हो? सर ये सर AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 के आगे। ये देन सर लास्ट A1 वाली इक्वल टू लाइन वो। then A1 equal to 0, A2 equal to 0 only when AD minus BC not equal to 0। तो A1 और A2 की वैल्यू 0 तभी होंगी जब AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0। तो सिपिका बताओ SLI कब होगा? सर SLI तब होगा जब A1 और A2 की वैल्यू 0 हो, और वो तभी होगी जब AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 होगा। देखो hence S is linearly independent if AD minus BC not equal to 0। तो सिपिका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है या एक हिस्सा हुआ है? सर अभी तो आधा हुआ है, अभी इसका एक और पार्ट बचा है। अभी हमने केवल ये दिखाया है कि SLI है, अब ये दिखाएंगे कि S जनरेट करता है CR को। ठीक है, यस सर। S जनरेट करता है CR को। तो चलो नंबर 2 डालो, और 2 नंबर में लिखो S जनरेट्स CR, दैट इज LS इक्वल टू CR। S जनरेट्स CR अर्थात LS इक्वल टू CR। तो S CR को जनरेट करता है अर्थात LS इक्वल टू CR। तो आप बता बहन कि LS इक्वल टू CR दिखाने के लिए हमें CR का एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है जो S के सदस्यों का लीनियर कॉम्बिनेशन हो, और जो C है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही लेना है। ठीक है, तो हम एक ऐसा वेक्टर लेंगे, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे जो S के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से बिका A प्लस आयोटा B फॉर्म में होता है, हाँ सर। लेकिन A प्लस आयोटा B हमें गिवन है, C प्लस आयोटा D गिवन है, तो कुछ और ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ जो हम ले लें यहाँ पे। सर x प्लस आयोटा y ले लीजिए। x प्लस आयोटा y। हाँ, x प्लस आयोटा y ले लेते हैं, बिल्कुल सही कहा। तो देखो लेट गामा बार इक्वल टू x प्लस आयोटा y बिलोंग्स टू CR B आर्बिट्रेरी। तो माना x प्लस आयोटा y CR में स्वयं अवयव है। ठीक, अब हमें ये बताना है कि जो गामा है वो S के जो दो वेक्टर हैं A प्लस आयोटा B और C प्लस आयोटा D, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यस तो सर। देखो, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन गामा इक्वल टू लिखना पड़ेगा पहला स्केलर इनटू पहला वेक्टर, मतलब A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2। तो लिखो, तो मान लिया कि जो गामा है वो CR में स्वयं अवयव है। ठीक है, तथा माना लिखो एंड लेट, तथा माना एंड लेट गामा इक्वल टू, तो जो गामा है सिलिका उसको एक स्केलर लेंगे और पहला वेक्टर A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 के फॉर्म में लेना है। तो जिनका यस A1 सर। ले चुके, A2 ले चुके, XY भी ले चुकी हो, तो अब क्या स्केलर ले लें? सर स्केलर अब तो फिर E और F लग रहा है मुझे। E और F ले लेते, चलो E और F ले हाँ। लेते हैं। तो E इंटू पहला वेक्टर है A प्लस आयोटा B प्लस F इंटू दूसरा वेक्टर कितना है C प्लस आयोटा D। तो ये लेके चलना है कि माना गामा जो है वो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है। अब सिर्फ का तुम्हें E और F के मान निकालने हैं
और ये बताना है कि ई और एफ के मान पॉसिबल है। अगर ई और एफ के मान नॉट डिफाइंड आ गए तो समझ लेना कि ये रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो कुछ ऐसा करना है जिससे ई और एफ के मान निकल आए। तो देखो जो गामा को हमने माना है एक्स प्लस आयोटा वाई, इधर सबका इकट्ठा कर लो, रियल पार्ट अलग कर लो। तो ए ई प्लस सी एफ, इमेजिनरी अलग कर लो, बी ई प्लस एफ डी, और कंपेयरिंग कर दो। तो कंपेयरिंग करके जिसका जो हमें इक्वेशन मिलेगी उससे ई और एफ के मान बता। एक तो इक्वेशन ये बन गई और दूसरी ये बन गई, बी ई प्लस एफ डी इक्वल टू वाई। तो ये दो इक्वेशन बनी सिर्फ, इन दोनों से सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से या एलिमिनेशन मेथड से ई और एफ के मान बताओ। ई और एफ के मान अगर नॉट डिफाइंड हुए तो हम लिख देंगे कि ये रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मतलब एस एक्सपांस नहीं कर रहा है सी आर को। और अगर ई और एफ के मान सही निकल आए तो हम कह देंगे एक्सपांस कर रहा है। ठीक है, यस सर। बोलो। हाँ सर, निकाल रही हूँ। आराम से निकालो, टाइम लगेगा, हम्म। टाइम लगेगा, टाइम से निकालो। तो देखो बेसिक परिभाषाएं हैं हमारी सेकेंड ईयर और फाइनल की। तो अगर सेकेंड ईयर की परिभाषा आपको याद नहीं है तो फाइनल में दिक्कत आती है, फाइनल की परिभाषा याद नहीं है तो फाइनल में दिक्कत आती है। दुर्गेश। हाँ सर। निकाल लो ई और एफ। हाँ। सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में, सुना था कि उनसे मुलाकात होगी, सुना था ये। साहिल बाबू। यस सर। सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में, और सुना था कि उनसे सुना था कि उनसे मुलाकात होगी। मुलाकात होगी। और हमें क्या खबर थी, हमें क्या पता था, न ये बात होगी न वो बात होगी। अरे वाह ऐसे सर। सरल शब्दों में कई बार तो किस्मत भी बहुत चोट दे जाती है, साहिल, है कि नहीं। हाँ आता हुआ सर, ये तो क्वेश्चन है। आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाती है, हो जाता है। बनी बनाई सर सेटिंग एफ की खराब हो वैल्यू जाती है। बी माइनस ए वाई अपॉन सी बी माइनस ए डी है क्या? हमें नहीं पता बहन जी, जो बताओगे वो बता दो। ई की वैल्यू बता, एफ की बता रही कि ई की बता रही? सर एफ की बताई मैंने, डी की नहीं बताई। एफ बताओ की है कितनी बताओ। एक्स बी माइनस ए वाई अपॉन सी बी माइनस ए डी। एक्स बी माइनस ए वाई अपॉन एक्स बी माइनस ए वाई अपॉन सी बी माइनस ए डी। वही बी सी माइनस ए डी। ये सी सही बी लग रहा है माइनस हमें, ए डी। ये सही लग रहा है हमें। ठीक है, और ई निकाल लो। सर डी की वैल्यू होगी ए एक्स माइनस बी वाई अपॉन में क्या होगी यहाँ पे? अपॉन में तो वही रहेगा, ए डी माइनस बी सी। ये चेक कर लो यस एक बार वैल्यू सही है कि नहीं है। अब अंदाज से हमने लिख दिया है तो सही है। अंशिता के कहने से। तो अंशिता तुम्हें ये बताना है कि जो ई और एफ है ये डिफाइन है कि नहीं डिफाइन है। यस ये डिफाइन कब नहीं होंगे अंशिता, जब ए डी माइनस बी सी इक्वल टू कितना हो जाए। यस सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0 हो जाए तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएंगे। यस दीपिका, इन्हें डन डन करें या गलती है कुछ। सर कर दीजिए, सही है। सही है। तो सिर्फ बता, अगर ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0 है
तो ई और एफ एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? सर करेंगे। तो इसका जो गामा है, जो गामा हमने लिया था सी आर का अवयव, वो एस के सदस्यों का लीनियर कॉम्बिनेशन उसी स्थिति में होगा जब एडी माइनस बीसी कैसा हो जाए? नॉट इक्वल टू 0। तो लिखो देयरफॉर each gamma belongs to CR is a linear combination of elements of capital S if AD minus BC is not equal to 0. तो प्रत्येक गामा बिलोंग्स टू सी आर कैपिटल एस के सदस्यों का रैखिक संचय होगा यदि एडी माइनस बीसी नॉट इक्वल टू 0। अगर एडी माइनस बीसी 0 हो गया शांत तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ये तभी पॉसिबल होगा जब एडी माइनस बीसी 0 ना हो। तो इसलिए प्रत्येक गामा बिलोंग्स टू सी आर एस के सदस्यों का रैखिक संचय होगा यदि एडी माइनस बीसी नॉट इक्वल टू 0। तो अगर एडी माइनस बीसी 0 नहीं है तब गामा सी आर का या कैपिटल एस का लीनियर कॉम्बिनेशन हो। तो बताओ शांत, अगर एस एल आई है और गामा जो है एस के लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है तो क्या कहते हैं कि एस क्या रिप्रेजेंट करता है सी आर का? बेसिस। किस कंडीशन में, कौन सी कंडीशन है जो दोनों में लग रही है? सर एडी माइनस बीसी नॉट इक्वल टू 0। लास्ट में वही बात लिख दो कि हैंस कैपिटल एस लिखो, हैंस कैपिटल एस इज a basis of CR if AD minus BC not equal to 0। तो इसलिए एस सी आर का आधार निर्मित करता है यदि एडी माइनस बीसी नॉट इक्वल टू 0। अगर एस रिप्रेजेंट करता है लीनियर कॉम्बिनेशन को तो वो तभी करेगा जब एडी माइनस बीसी 0 ना हो। एडी माइनस बीसी नॉट इक्वल टू 0। सर लास्ट लाइन रिपीट करना है। शांत माइक बंद कर लियो, तेरा बहुत वाइब्रेशन आ रहा है। इसलिए कैपिटल एस सी आर का आधार निर्मित करता है यदि एडी माइनस बीसी नॉट इक्वल टू 0। तो हैंस कैपिटल एस, इसलिए कैपिटल एस सी आर का आधार निर्मित करता है यदि एडी माइनस बीसी नॉट इक्वल टू 0। तो एस बेसिस तभी फॉर्म कर पाएगा जब एडी माइनस बीसी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अपन ने देखा था एस एल आई भी तभी हो रहा था जब एडी माइनस बीसी नॉट इक्वल टू 0 और एस एक्सपांस भी तभी कर पाएंगे जब एडी माइनस बीसी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कहानी कुछ है जो आपको बहुत पक्की करनी है। देखो कभी ऐसा नहीं हो धोखे से कि पढ़ के तो बहुत कुछ गए करके कुछ नहीं आए। कई सारे लोग सिद्धार्थ ऐसे होते हैं जो तैयारी बहुत करते हैं और अलजेब्रा में लिख नहीं पाते हैं, मिक्सिंग हो जाती है उनकी या वहां जाके भूल जाते हैं। ठीक है सिद्धार्थ, तो तुम्हें भले ही कम Yes, पढ़ना sir. है लेकिन पक्का पक्का पढ़ना है। बोलो सिद्धार्थ। बिल्कुल कंठस्थ सर। हाँ, धीरे धीरे लिख लिख के दिखाने की कोशिश करो। जो पढ़ो वो पढ़ो पक्का, चाहे कुछ भी कहे तुम्हारी चाची और चचा। ठीक है, चाची चाचा तो यही नहीं है मेरे। कोई कुछ भी कहे तुम्हें पक्का करना है। ठीक है भाई साहब। बिल्कुल सर। एक क्वेश्चन और इतना इम्पोर्टेंट है, लिखो यदि कैपिटल एस अल्फा बार बीटा बार गामा बार इज बेसिस ऑफ V3R। अगला क्वेश्चन लिखो शांत, यदि कैपिटल एस करली ब्रैकेट में अल्फा बीटा गामा V3R का, एक माइक किसी का ऑन चालू है से बंद कर लो। यदि कैपिटल एस इक्वल टू अल्फा बीटा गामा V3R का आधार है तब सिद्ध करो, then prove that S dash equal to alpha plus beta, beta plus gamma, gamma plus alpha is also a basis
ऑफ V3R। शिविका एक बार इसे बोल दो, हिंदी में हम बोल देते हैं। यस सर। सर ये है इफ S इज इक्वल टू अल्फा बीटा, हाँ, if S is equal to alpha beta gamma is a basis of V3R, then prove that S dash is equal to alpha plus beta, beta plus gamma, gamma plus alpha is also a basis of V3R. बिल्कुल, तो हिंदी में लिख लो, यदि कैपिटल S जिसके 3 एलिमेंट अल्फा बीटा गामा V3R का आधार है, यदि कैपिटल S इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट अल्फा बीटा गामा V3R का आधार है, तब सिद्ध करो कि then prove that, तब सिद्ध करो कि S डैश, इसमें भी 3 एलिमेंट है, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, भी VF का V3R का आधार होगा। तो यदि कैपिटल S V3R का आधार है, तब सिद्ध करो कि S डैश V3R का आधार होगा। Then prove that S dash is a basis of V3R। साथ में S Li है, तो ये प्रूव करना कि S डैश भी Li है। S अगर बेसिस है, स्पांस करता है V3R को, तो S डैश भी V3R को स्पांस करता है। तो शिविका पहले हम ये मान के चलेंगे कि S Li है, और ये दिखाएंगे कि S डैश Li है। ठीक है, यस सर। तो सॉल्यूशन लिखो, हिंदी में कहते हैं हल। हर डर मत, घर चल पानी पी, तो हल लिखो, हल। तो हलते हलते हल लिखो, चलते चलते चल लिखो, और पीते पीते नल लिखो। तो सॉल्यूशन इस तरह से ले लो। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे कि एस डैश एल आई है। तो नंबर 1 लिखो, एस डैश इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। नंबर 1 लिखो शिविका, एस डैश सदिशों का रैखिकता स्वतंत्र समुच्चय है। एस डैश इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। एस डैश सदिशों का रैखिकता स्वतंत्र समुच्चय है। तो शिविका 3 स्केलर लेने हैं, ए बी सी ले लें। सर हाँ, लेट स्केलर्स ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। आर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि V3R है। अगर V3F होता तो यहाँ पे F लिख लेते। तो माना आगे से ए बी सी इस प्रकार है कि A इंटू पहला वेक्टर अल्फा प्लस बीटा, B इंटू दूसरा वेक्टर बीटा प्लस गामा, C इंटू तीसरा वेक्टर गामा प्लस अल्फा, इक्वल टू में शिविका कितना लिखते हैं हमेशा? सर ट्रिपलेट में लिखेंगे 0। तो अभी हम 0 बार लिख देते हैं, फिर हाँ। बाद में उसे 0 0 0 3 बार लिख लेंगे। ठीक है, जी सर। टू में 0 बार अभी लिख देते हैं, लेकिन आप लिख दो, जान लो कि 0 बार जो है वो V3R का एलिमेंट है। तो V3R का एलिमेंट ट्रिपलेट में होता है और V2R का एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में होता है। तो माना आदेश A इंटू पहला वेक्टर प्लस B इंटू दूसरा प्लस C इंटू तीसरा, जहां 0 बार V3R का एलिमेंट है। अब सेविका तुम्हें ऐसा कुछ करना है जिससे कि ABC के मान 0 हो जाए। ठीक है, तो पहले तो मल्टीप्लाई करो, अल्फा वाले टर्म इकट्ठे करो, बीटा वाले इकट्ठे करो, फिर बताओ। पहले ए का मल्टीप्लाई करो तो आएगा A अल्फा प्लस A बीटा, हाँ बी का सर। मल्टीप्लाई करो तो आएगा B बीटा प्लस B गामा, फिर C का करो C गामा प्लस C अल्फा। अब सेविका बताओ, यहाँ पे अल्फा वाले टर्म कितने बचे हैं वो बता दो इकट्ठे। अल्फा वाले सर 2 है, A प्लस C। A प्लस C, तो A प्लस C के साथ अल्फा है, और बीटा वाले A प्लस B, और गामा वाले B प्लस C। इक्वल टू तो 0 बार लिख रही है। अब बताओ सुविका जी कि अगर हमें पहले से दे रखा है कि एस बेसिस है, तो अगर कोई सेट बेसिस है तो उसमें 2 बातें होंगी कि नहीं होंगी? होंगी सर। तो उन 2 बातों में से पहली बात क्या होगी? पहली बात सर होगी कि S Li होगा।
तो अगर एस एलआई है बेटा तो उसके जो स्केलर है अल्फा बीटा गामा के वो जीरो होंगे, यस सर। क्योंकि कैपिटल एस जो है अल्फा बीटा गामा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो क्योंकि कैपिटल एस करली ब्रैकेट में अल्फा बीटा गामा रैखिकता स्वतंत्र है, तो अगर एस एलआई है तो उसके जो स्केलर है ए प्लस सी वो जीरो होगा, ए प्लस बी वो जीरो होगा, बी प्लस सी वो जीरो होगा। 3 इक्वेशन बन जाएंगी। यस सर। बता लो धोखे धोखे से, कहते हैं धोखे धोखे से मेरी जिंदगी में आना। यहाँ धोखे से 3 इक्वेशन बना दो, फिर उनका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकाल लो और देख लो वो जीरो है या जीरो नहीं है। तो क्योंकि एस एल आई है अतः ए प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। आप बताओ इनका गुणांक आव्यूह कितना होगा? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ दीज इक्वेशंस, इन समीकरणों का गुणांक आव्यूह सर इनका होगा सर कॉलम में लिखेंगे पहले 1 1 0, फिर दूसरे कॉलम में 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1, हाँ दूसरे में 1 1 0, हाँ तीसरे में 0 1 1। अब हाँ इनका ये डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो बहन जी। यस अब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो। तो देन डिटरमिनेंट ए कितना निकलेगा बताओ जरा, इसका डिटरमिनेंट करते हैं तो कितनी वैल्यू आएगी? दो। हमें नहीं पता, तुम बता दोगे मुझे। 2 आएगी सर। 2 ही आएगा। 2 आएगा तो चलो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 2 हो गई। तो 2 जीरो है या नहीं है? नहीं है। तो अगर डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो उसका जो सॉल्यूशन या उसकी रैंक कितनी होती पहले ये बता। डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो रैंक जो है वो अननोन क्वांटिटी a1 a2 a3 के बराबर या abc के बराबर होगी। यस सर। रैंक अगर 3 निकलेगी तो जो स्केलर abc लिए थे वो कैसे होंगे? 0 होंगे सर। 0 होंगे। याद कर लो कि अगर डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आए तो उसका शून्य हल होता है, जीरो सॉल्यूशन होता है, एबीसी तीनों जीरो होंगे। और अगर इक्वल टू जीरो आए तो नॉन जीरो, उल्टा चलता है। डिटरमिनेंट जीरो आया है तो इसका मतलब है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है उसके जीरो सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि उसकी रैंक उतनी होगी जितने अननोन है। अननोन क्वांटिटी कितने? 3 है। तो नीचे लिखो तो देयरफॉर रैंक ए इक्वल टू, इसकी जो जाति है रैंक है वो 3 होगी। 3 मतलब अज्ञात राशियां, तो अज्ञात राशियों की संख्या के बराबर होगी। तो इसका मतलब है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है जीरो सॉल्यूशन। तो उसकी रैंक जो होगी रो ए इक्वल टू 3 होगा अज्ञात राशियों की संख्या के बराबर। तो इसलिए समीकरण लिखा है शून्य हल रखता है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज जीरो सॉल्यूशन। समीकरण निकाय जो है वो शून्य हल रखता है। तो बताओ अगर शून्य हल रखता है तो शून्य हल का मतलब है कि उसकी तीनों वैल्यू जो है वो जीरो होंगे। तो देखो रैंक 3 है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जीरो सॉल्यूशन, समीकरण निकाय शून्य हल लगता है। और इस प्रकार ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू जीरो, ए बी सी जो है वो जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर है 3 अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस बीटा, वो कैसे हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट। लिख दो देयरफॉर कैपिटल एस कंसिस्ट्स, अतः कैपिटल एस में देयरफॉर कैपिटल एस कंसिस्ट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। अतः कैपिटल एस में रैखिकता स्वतंत्र सदिश है। सर एस कैपिटल एस डैश। कंसिस्ट, हाँ एस डैश, सॉरी, therefore s dash consists
लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, इसलिए एस डैश में रैखिकतः स्वतंत्र सदिश रखता है। एस डैश कंटेन्स या कंसिस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। शिविका एक नोट लिखाया था और हमने कहा था बेसिस के ज्यादातर क्वेश्चनों में ये नोट यूज कर लेना तो अच्छा रहेगा, नहीं तो काफी बड़ा क्वेश्चन खिंच जाता है। हाँ तो सर, बताओ लिखाया था। क्या नोट लिखाया था? सर उसका ये था कि अगर डायमेंशन अननोन क्वांटिटीज के बराबर होती है तो वो बेसिस फॉर्म करता है। ऐसा तो नहीं बताया था। ऐसे ही कुछ तो। सर आपने सर जो लास्ट लाइन बोली थी वो जरा वो प्लीज रिपीट कर दोगे सर? Therefore, S dash consists linearly independent vectors. अतः S dash रैखिकता स्वतंत्र सदिश रखता है। S dash consists linearly independent vector। किसी को याद है हमने नोट में क्या लिखाया था? सर ये था कि अगर VF कोई n डायमेंशन का फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है तो उसमें जो n और उसमें उतने ही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो वो बेसिस फॉर्म करेगा। तो बताओ जो V3 आ रहा है उसकी डायमेंशन कितनी है? 3। तो ना डायमेंशन V3R जो है वो 3 है। तो अगर डायमेंशन V3R 3 है तो कोई एलआई सेट जो 3 वेक्टर रखता है वो V3 में हमेशा क्या फॉर्म करेगा? बेसिस। करेगा कि नहीं करेगा? तो इसको कैसे शब्दों में लिखेंगे सिर्फ ये तुम्हें बताना है। नीचे पैरा चेंज करके लिखो कि नाउ सिंस डायमेंशन V3R इक्वल टू 3 एंड कैपिटल एस डैश जो है is a linearly independent set in V3R। अब बता सकता अगली लैंग्वेज क्या होगी कि डायमेंशन, अभी आपने कहा कि अगर डायमेंशन भी n हो तो उसमें n एलआई वेक्टर हमेशा बेसिस फॉर्म करते हैं। तो इसकी क्या लैंग्वेज होगी कि V3R की डायमेंशन 3 है तथा एस डैश जिसमें 3 एलिमेंट है अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा। तो ये 3 सेट जो है एस डैश वो रैखिकता स्वतंत्र है। तो ये निश्चित रूप से V3R का क्या फॉर्म करेंगे? बेसिस। तो कैसे लिखे? नीचे लाइन क्या लिखे बताओ? सर वी नो डैट करके लिखेंगे एंड हैं? वी नो डैट। हाँ, यहाँ तो वही लिख दो कि वी नो दैट। हाँ, क्या इफ लिखाया था? V3। पहले भी एक क्वेश्चन लिखाया था, वही लाइन लिख दो। क्या लिखा यस बोलो सर। जरा। Sir, and we know that if V3R is a finite dimension vector space of dimension 3, then any set of 3 linearly independent vectors in V3R forms a basis of V3R. तो therefore S dash is a basis of V3R। टिपिका इंग्लिश में तुम लिखवा दो इसे, ठीक है। वी नो दैट, इफ मत लगाना है। वी नो दैट हम जानते हैं कि V3R लिखो, बोलो इफ हटा We, देना वहां से। we know that V3R is a वेक्टर स्पेस ऑफ finite डायमेंशन 3 vector space of dimension 3, then and any any set. set of 3 linearly independent vectors in V3R forms a basis of V3R। ऐसे तो होगा। हिंदी में लिख Yes लो sir. शांत, शांत हिंदी में लिखो। हम जानते हैं कि V3R की विमा 3 है। हम जानते हैं कि V3R की विमा 3 है। अतः V3R में हम जानते हैं कि V3R की विमा 3 है। अतः V3R में 3 रैखिकता स्वतंत्र सदिशों का समुच्चय V3R का आधार निर्मित करता है। तो देयरफॉर करके सिर्फ लिख दो जो लिखना चाहिए तो, और एक बार फिर बोल दो इंग्लिश में। सिर्फ समझ में आया?
हाँ सर आ गया। लिख लिया सबने? सर वो एक बार इंग्लिश वाला पार्ट रिपीट करवा दो सर। देखो एक आध क्वेश्चन तुम लोगों को और देते हैं हम। अभी पहले से भी क्या एक आध क्वेश्चन दिए थे क्या हमने तुम्हें होमवर्क में? सर LILD के तो आपने जब ये टॉपिक कराया था उसी टाइम पे कराए थे, तभी आपने कुछ दिए भी थे, फोटो भेजी थी। अभी हम कुछ क्वेश्चन और दे रहे हैं, बैठ के जरूर कर लो, ठीक है? याद कर लो कि 3 वेक्टर अगर हैं शिविका, हाँ अगर तीन वेक्टर हैं और वो LI है V3R में, तो क्या फॉर्म करेंगे? बेसिस। बेसिस। 2 वेक्टर हैं और LI है V2R में, तो क्या फॉर्म करेंगे? बेसिस। ये चीज अपने ध्यान रखना। हाँ सर। अभी जो क्वेश्चन हम सर हाँ जी सर वो आपने क्वेश्चन दिया था V/W वाला, इसको वेक्टर स्पेस प्रूव करना था होमवर्क हाँ। में तो शायद। तो सर वो बुक के आपने बोला था ना, बुक की तरह नहीं करना, उसे अलग करना है, मतलब वेक्टर स्पेस दिखाना है बेसिकली। बुक की तरह तो कुछ नहीं करना जिंदगी में, ध्यान रखना। हाँ क्योंकि वो शांत कह रहा था उसमें वो वेल डिफाइंड वगैरह कुछ दिखाया उसमें, तो दिक्कत आ रही थी उसे। कुछ नहीं दिखाना है तुम्हें। तुम तो अभी कोई ग्रुप पे डाल देना तो हम देख लेंगे क्या रचा तुमने। तो ग्रुप पे जाके एक बार दुर्गेश देखो, जो फोटो भेजी वो दिख रही कि नहीं? हाँ सर एक मिनट। सर पहली फोटो सही नहीं आई। पेज नंबर कितना है पहली फोटो का दुर्गेश? सर ये एग्जाम्पल कितनी है, दिख ही नहीं रहा उसमें। एग्जाम्पल 3 वाली और 4 वाली। पेज नंबर नहीं दिख रहा? तो 78। इसका मतलब लग रहा आएगा ही नहीं। अच्छा क्यों? ससुराल से लौट के आया, वैकी बातें कर रहा है, कह रहा अभी नहीं है, हमें फोटो खींचना आनी है। अब देखो दुर्गेश, अब सही है सर। सही है। तो दुर्गेश ये टॉपिक क्लियर कर लोगे आज? ये सारे क्वेश्चन करने हैं? कोई भी एक कर लो, सब एक जैसे हैं। ठीक है। अभी तुम्हें लगा नहीं कि सारे एक जैसे ही हैं? हाँ कोई भी एक कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक। ठीक है। उससे 4 बजे आना है क्या आज? हाँ जरूर आना, अब तो बिल्कुल रेगुलर आना, अब तो पूछने वाली बात ही खत्म हो गई है। सर आप LILD के आगे का करा रहे हो, पीछे का तो आपने करा ही नहीं है, मतलब रिवीजन करा रहे हो ना आप ऑफलाइन में? हेलो जी नमस्ते। बस अभी सर को फोन कर रहे हैं हम। आप बताओ। हाँ तो वहीं आ जाते हैं, ठीक है, आपके यहीं आ जाते हैं। तो वो क्या, वो दरअसल कंस्ट्रक्शन का भी करते हैं ना। चले गए क्या सर? गए क्या? भाई अलग ही है ये। भले आदमी थे। मैं पूछ रहा था और बीच में बच गए। वही तो भाई, फोन आया। उनने सोचा क्लास लेनी पड़ेगी, पहले ही खिसक लो। फालतू का सवाल पूछ रहा है। चले काट दे। तेरा तो कट चुका।